आचार्य। धन्वन्तरि समारम्भां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आज तक आयुर्वेद के पहले सेशन में हमने वात पित्त कफ के बारे में जाना था। दोष क्या होता है वो जाना था। कितने प्रकार के होते हैं वो भी जाने थे कि वात का 5 प्रकार, पित्त के 5 प्रकार और कफ के 5 प्रकार भी जाने थे। उसके बाद बहुत कुछ हम आगे बढ़ते गए। उसमें पिछली बार हमने आहार का भी विवरण ले लिया था, विरुद्ध आहार का भी विवरण ले लिया था। वो दोष कैसे बनते हैं वो भी हमने सीखे कि पंच महाभूतों से कैसे त्रिदोष की उत्पत्ति होती है। त्रिदोष की जब असमानता होती है तब कोई भी प्रकार का रोग होता है, वो भी हमने देखा। त्रिदोष का स्वभाव क्या क्या है वो भी हमने जाना। वात पित्त कफ का क्या क्या स्वभाव होता है, क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश से जैसे ये 3 दोष बने हैं, 3 तत्व बने हैं, वो भी हमने देखा आयुर्वेद के अलग अलग विषयों पर। अभी सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है कि इसका ये बनकर जो वात पित्त और कफ ये सभी में सम रहने चाहिए, तो ये प्रकृति कहलाती है, समदोष कहलाती है। लेकिन वो ज्यादा या कम हो तो कोई ना कोई रोग होता है, ऐसा हमने पहले देखा था। तो ये तो हमने एक एंगल से देखा था। उसका दूसरा एंगल ये है कि दूसरा एंगल शरीर पर भी डिपेंड करता है। किसी को कफ बढ़ता ही नहीं है ज्यादा, कितना भी ठंडी लगे, कितना भी कारण आए। किसी को पित्त नहीं बढ़ता है इतना, और किसी को वात नहीं बढ़ता है, कितने भी कारण आ जाए। उसका कारण क्या है? एक ही परिस्थिति में नहीं तो यदि वात पित्त कफ का कारण बाह्य परिस्थिति होती तो बाह्य परिस्थिति एक जैसी होने पर सबको रोग होते। लेकिन बाह्य परिस्थिति एक तरह की होने पर भी सबको रोग नहीं होते हैं। 2 व्यक्ति को पंखे के नीचे सुला दीजिए, एक की नाक बंद हो जाएगी सुबह दूसरे दिन और दूसरे को कुछ नहीं होगा। कोरोना में इतने पेशेंट मर गए, कोई एक के संपर्क में आया और उसको कोरोना लग गया, और किसी ने हजारों की ट्रीटमेंट की और कोरोना नहीं हुआ, हुआ तो भी मिट गया। तो ये किसके कारण होता है? तो उसमें आयुर्वेद में अलग अलग विचार किया है, अलग अलग दृष्टिकोण से। उसमें सबसे पहला विचार ये प्रकृति का आया है। कल हमने वो पदार्थों की प्रकृति के बारे में जाना था। आज हम व्यक्तियों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि व्यक्ति की प्रकृति होती है, व्यक्ति में कोई तत्व प्रधानतया रहते हैं। अब वो क्यों रहते हैं उसके कारण बहुत है। उसका जन्म का समय क्या है, जब उसका गर्भधारण हुआ तब पति और पत्नी की अर्थात स्त्री और पुरुष की स्थिति क्या थी, उसमें कौन से दोष प्रबल थे, वो भी बहुत महत्व रखता है प्रकृति निर्माण में। लेकिन जन्म से जो प्रकृति का निर्माण हो गया, प्रायः करके वो प्रकृति जीवन भर रहती है। इसके लिए सबसे प्रथम हमारी प्रकृति को पहचानना आवश्यक होता है। कल भी हमने प्रकृति की बात की थी, लेकिन वो पदार्थों की प्रकृति की, पदार्थों के स्वभाव की बात थी। आज मुख्यता से हम हमारे शरीर की प्रकृति की बात करेंगे। आसान है, इसके लिए पीपीटी नहीं आज देंगे, लेकिन उसको हम शेयर कर देंगे। आपको अभ्यास की आदत लगे, आप अभ्यास करना जाने, नोट में लिखे आप। और खास करके आयुर्वेद के वर्ग के बाद आप ऑब्जर्वेशन करना सीखे। ये हमारी ये इच्छा होती है, हमारा ये संकल्प होता है कि आप आयुर्वेद को प्रायोगिक रूप में देखें। तो इसके लिए आज हम प्रकृति की बात करेंगे।
किसी किसी के शरीर पर जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता रहती है। जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता यानी कफ की प्रधानता रहती है। कफ की प्रधानता वाले, जैसे पृथ्वी का स्वभाव होता है भारी, गुरु, तो उस व्यक्ति का शरीर भी गुरु रहेगा, भारी रहेगा। कफ जल, पृथ्वी और जल के स्वभाव, खास करके पृथ्वी का स्वभाव स्थिर होता है, तो उसका स्वभाव भी स्थिर रहेगा। लंबे समय तक व्यक्ति का स्वभाव ऐसे ही रहेगा। बाल काले, घने, आकर्षक, देह सौष्ठव रहेगा। तो ये कफ प्रकृति वाले के लक्षण बताए। आप किसी को भी पहचान सकते हैं। शरीर की आकृति यदि हुष्ट पुष्ट शरीर वाला हो, बाल काले घने और आंखें स्वस्थ हो, बोलने में वो मंद मंद बोलता हो, क्रिया करने पर भी मंद हो, क्योंकि भारी है, शरीर का वजन भारी है, पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसके लिए आलस्य ज्यादा रहेगा। ज्यादा देर बैठकर काम कर सकने की आदत वाले होंगे। बैठे हैं तो बैठे हैं उस तरह से होंगे। बैठकर ज्यादा काम पसंद करते हैं, ज्यादा बैठ सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कोई कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता है ज्यादा, और कोई कोई व्यक्ति को बैठे बिना नहीं चलता है। तो उसका कारण क्या है? कारण होता है प्रकृति। हमारी शरीर कुछ आदतों को स्वीकार करता है, कुछ आदत ले लेता है, कुछ प्रकृति जन्म से आती है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर भी पड़ता है। इसके लिए जब जब ये विज्ञान आगे बढ़ेगा, तब तक केवल रोग निदान में आयुर्वेद की प्रकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोग निदान में तो है ही, भविष्य में आने वाले रोगों के लिए भी है, बालकों के लिए भी है। बालकों को कौन सी लाइन चूज करनी है, उसके लिए भी प्रकृति का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपने उसकी प्रकृति के अनुसार, उसके मन के अनुसार आपने यदि उसको अभ्यास करवाया, तो वो बालक बहुत बड़ा बन सकता है। क्योंकि हम उसकी प्रकृति को नहीं जानते हैं, स्कूल में भेजते वहां पर भी उसकी प्रकृति को नहीं जानते हैं। इसके लिए कौन से रोग उसको हो सकते हैं, और वो रोगों को बचाने के लिए उसको क्या औषध देना चाहिए, क्या विहार देना चाहिए, क्या आहार देना चाहिए, उसका विवरण कहीं पर भी मिलता नहीं है। लोग उसके ऊपर उपेक्षा करते हैं। इसके लिए खास जरूरी है, हमको स्वस्थ रहना है, तो सौ प्रथम क्या जान लेना है? सौ प्रथम हमारी प्रकृति को जान लेना है। हमारी प्रकृति कौन सी है? कैसे जानेंगे प्रकृति को? तो आयुर्वेद में लक्षण दिए हैं, लक्षण के अनुसार आप पहचान सकते हैं। पृथ्वी और जल तत्व प्रधान वाली व्यक्ति कफ प्रकृति वाली होती है। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति मंद, कार्य कोई भी कार्य करेगा वो धीमी गति से करेगा, धीरे धीरे वो करेगा, बहुत फास्ट नहीं करेगा। इसके लिए मंद, स्थिर, शांत स्वभाव वाला वो होगा। ध्यान, योग वगैरह में रुचि रखने वाला होगा। बैठकर काम करने की आदत वाला होगा। इसके लिए लीडरशिप के गुण थोड़े कम मिलेंगे उसमें, क्योंकि लीडरशिप वाला क्या होगा, मैं करूंगा और करवाऊंगा। ये जिसके पास क्वालिटी हो वो लीडर बन सकता है। मैं बैठूंगा दूसरे को भी बिठाऊंगा, वो नहीं कर सकता है काम। मैं भी बातें करूंगा, दूसरों को भी बातें करवाऊंगा, वो भी लीडर नहीं हो सकता है। इसके लिए जो ये प्रकृति वाले लोगों में कम ये स्किल मिलती है, उसका कारण है कि वो स्थिर है, शांत है। सात्विक व्यक्ति इस प्रकृति में सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव भी शांत होता है, स्थिर होता है, ध्यान योग में रुचि रखते हैं, एकांतवास का सेवन उनको अच्छा लगता है। तो ये सारे के सारे कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लक्षण दिए। वर्ण में भी उसके अच्छे, मतलब उसका जो चमड़ी का कलर है वो भी अच्छा रहता है। तो ये कफ प्रकृति वाले के लक्षण आप इतने गिन सकते हैं। पृथ्वी और जल के मिलकर जो लक्षण होते हैं वो कफ प्रकृति के लक्षण है। उसको ठंड जल्दी लगेगी क्योंकि जल प्रधान शरीर है। तो ये ठंड भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी पृथ्वी और जल उसके अंदर है, ठंडक उसके अंदर है, तो वो ज्यादा तकलीफ देगी ठंड उसको। तो ये कफ प्रकृति वाले के लक्षण है। कफ प्रकृति कौन रहा?
जलाशय का, नदियों का, पानी का सपने कैसे आते हैं, उसको इस प्रकार के सपना आएंगे, वो भी आयुर्वेद में विवरण दिया गया है। होम्योपैथ में भी इसके ऊपर बहुत सारा कार्य हुआ है कि व्यक्ति के स्वप्न के ऊपर से भी रोग का निदान हो सकता है, कि व्यक्ति को स्वप्न कैसे आते हैं। इसके लिए होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएंगे और वो केस हिस्ट्री लेंगे, तो उसमें पूछेंगे कि आपको स्वप्न कैसे आते हैं। अब ये पहली बार लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति स्वप्न के बारे में पूछ रहा है, नींद के बारे में पूछ रहा है। जैसे आयुर्वेद में बताया, कफ प्रकृति वाले की नींद गाढ़ निद्रा होगी। वो एक बार सो गया कि वो बहुत अच्छी तरह से सो सकता है। उसका कारण वो ज्यादा टेंशन लेने वाला नहीं होता है, ज्यादा वो चिंता करने वाला नहीं होता है। इसके लिए उसका भ्रूण जल्दी होता है, शरीर जल्दी बढ़ता है। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि जो व्यक्ति चिंता नहीं करता है, अचिंतनाच्च कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च, अचिंतनाच्च कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च, दिवा स्वापाच्च नरो वराह इव पुष्यति। ये जो सोता रहता है और कोई भी कार्य की चिंता नहीं करता है और ध्रुवम संतर्पण करता है, अर्थात स्निग्ध पदार्थों का आहार करता है, वो व्यक्ति वराह इव पुष्यति, अर्थात भालू के जैसा वो बड़ा हो जाता है। वराह इव पुष्यति अर्थात वराह के जैसा वो शक्तिशाली और वो पुष्ट हुष्ट पुष्ट हो जाता है। ये हमने देखे, बहुत लोग ऐसे पड़े रहते हैं तो उष्ट पुष्ट हो जाते हैं। वो हमारा अनुभव है, क्योंकि उसको विचार करना नहीं होता है। अचिंतनाच्च कार्याणाम, चिंतन, कोई भी कार्य का चिंतन नहीं करना है, और जो कार्य का चिंतन करता है उसका रक्त जल जाता है। इसके लिए विचारा रक्त भक्षका, विचार जो ज्यादा करेगा उसका रक्त का भक्षण हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रकृति को पहचाने। प्रकृति के अनुसार हमको रोग भी होंगे, प्रकृति के अनुसार हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति, हमारी वाचा, हमारी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व हमारा होगा, वो हमारी प्रकृति के अनुसार होगा। और जब भी दवाई लेनी है तो सब प्रथम, जैसे एलोपैथ डॉक्टर कहते हैं कि आपका रिपोर्ट करा लीजिए पहले, किसी भी ऑपरेशन के पहले वो कहते हैं कि आपका डायबिटीज चेक करवा दीजिए, नहीं तो सर्जरी से हानि भी हो सकती है, उसका पार्ट भी गैंग्रीन भी हो सकता है। उसी तरह से आयुर्वेद में कोई भी औषध करना है, कोई भी रोगों की ट्रीटमेंट करना है, तो सब प्रथम आता है अपनी प्रकृति को जानना। वो हम स्वयं जान सकते हैं, तो हम प्रयत्न करेंगे कि धीरे धीरे जाने, आज आया कल नहीं आ जाएगा, लेकिन प्रकृति के अनुसार हम आहार विहार करेंगे तो अवश्य ही हमको लाभ मिलेगा उसका। तो ये प्रथम प्रकृति की बात की, कफ प्रकृति, वो आप याद रखेंगे कफ प्रकृति के लक्षण। दूसरी प्रकृति है पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति आपको पता है, पित्त से अग्नि, अग्नि से पित्त, अर्थात जो पंच महाभूतों में अग्नि नाम का तत्व है उससे पित्त का निर्माण हुआ। पित्त प्रधान, जिस व्यक्ति में पित्त प्रधान रहता है वो व्यक्ति पित्त प्रकृति को न रहा, पित्त प्रकृति वाला कहा जाता है। अब आपको पता है पित्त के अग्नि के स्वभाव क्या होता है, गर्म होना, वो क्रोधी हो जाएगा बार बार। दूसरा तप्त होना, तो हमको पता है पित्त की ऊर्ध्व गति, अर्थात उस गतिशीलता होगी, क्योंकि अग्नि हमेशा ऊर्ध्व गति वाला है। इसके लिए व्यक्ति कार्य करने में गति वाला होगा, उसको बैठना पसंद नहीं होगा, वो तुरंत 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 कार्य को करने वाला और कराने वाला होगा। इसके लिए लीडर सबसे ज्यादा इस प्रकृति वाले मिलेंगे। जो लीडर है आप सारे देख लीजिए पित्त प्रकृति वाले होंगे। पित्त प्रकृति वाले का एक प्रभाव होता है, उसको कार्य कराने की उसके पास एक कला होती है, क्योंकि वो स्वयं कार्य करते हैं और बहुत अच्छा करा सकते हैं लोगों के पास से। वो मैनेजमेंट में इसलिए सबसे ज्यादा सफल हो पाते हैं, नेता, राजनेता, सामाजिक संगठनों के लीडर। ये सब हमको भ्रांति होती है कि उसके पास ज्ञान होता है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं होता है। उसके पास जो ज्ञानी व्यक्ति से थोड़ा बहुत लेकर वो मास्टर होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में मास्टर होते हैं, वो कोई भी कार्य को अप्लाई करने में मास्टर है, लेकिन वो विचार नहीं कर सकते उतने। कुदरत ने तीनों प्रकृति बनाई है, जैसे तीनों का कार्य, जैसे ब्रह्मा सृष्टि बनाता है लेकिन चलाता नहीं है, उसी तरह से विष्णु सृष्टि चलाता है, बनाता नहीं है।
पहली बार शायद वैदिक विचारधारा में ये निर्णय किया, ये विचार दिया गया कि ब्रह्मा है वो सर्जक है, उसके बाद विष्णु है वो चालक है, और शिव है वो ध्वंसक है। इसके लिए गॉड शब्द बना है क्योंकि जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जनरेटर है वो ऑपरेट नहीं करता है, ऑपरेट करने वाला डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वो ऑपरेट ही करता रहता है। ये तीनों क्वालिटी को हमने परमात्मा सत्ता मानी है, परमात्मा की सत्ता मानी है, परमात्मा की तीन शक्ति मानी है। वही आयुर्वेद में कफ, पित्त और वात के बारे में बताया है। तो कफ प्रकृति वाला सर्जनशील होगा, जैसे कभी कभी वात प्रकृति वाला भी सर्जनशील होगा, लेकिन कल्पनाशील, सर्जनशील ये कफ वात की प्रकृति है। पित्त प्रकृति वाला है वो ऑपरेटर के जैसे काम करेगा, वो क्षमता उसकी ये है कि वो खुद कार्य करे और कार्य को कराए। तीक्ष्ण होगा, उसके पसीने से बदबू आए, खास करके हमारे पसीने से बदबू आती है, यदि शरीर में से विलक्षण बदबू आती है तो हमारी पित्त प्रकृति जानना। गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं, विपरीत वातावरण ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते हैं, एक्शन लेने में बहुत ही झड़पी होते, जल्दी होते, लीडरशिप जैसे गुण होते हैं। अव्यवस्था उसको बिल्कुल पसंद नहीं होती है, वो सब कुछ व्यवस्था के आग्रही होते हैं। और उत्तम से उत्तम वस्तुओं को खरीदना, भले वो रखी रहे लेकिन वो शौकीन होते हैं, उत्तम से उत्तम वस्तु उसको चाहिए। तो अच्छी से अच्छी वस्तुओं का संग्रह करने वाले वो पित्त प्रकृति वाले होते हैं। तो पित्त प्रकृति वाले को जलन, गर्मी, गर्मी से होने वाले रोग, ये सारे रोगों की संभावना पित्त प्रकृति वालों में ज्यादा होती। ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं, विपरीत वातावरण सहन नहीं कर सकते हैं, कुछ विपरीत हुआ तो बोलने की आदत होती है, वो तुरंत बोलते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। कफ प्रकृति वाला होगा वो देर से जवाब देगा, कि अभी कहा तो सोचेगा 2-4 बार 5 बार और बाद में वो बताएगा। लेकिन पित्त प्रकृति वाला तुरंत रिएक्ट करेगा। चर्चा, वाद विवाद, इसमें बहुत रस रखने वाले होते हैं पित्त प्रकृति वाले। इसके लिए प्रकृति वाले अग्नि प्रधानता है, भूख ज्यादा लगेगी उसको, खाया हुआ पच जल्दी जाएगा पित्त प्रकृति वाले को। तो ये सारे गुण जो बताए हैं वो पित्त प्रकृति वाले के हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। कफ प्रकृति वाले में पृथ्वी और जल की प्रधानता होने से वो गुरु, मंद, ऐसे उसमें गुण रहेंगे। और पित्त प्रकृति वालों में उत्साह, स्फूर्ति, चैतन्य, कार्य का कराने का तरीका, कार्य करने का जो उत्साह है, वो सभी वो पित्त प्रकृति वाले लोगों में रहेगा। वो स्वप्ने में अग्नि को, ज्वालामुखी को, अग्नि के दृश्य को वो ज्यादा देखेगा, सूर्य को वो दर्शन करेगा, विविध ग्रहों के दर्शन करेगा, ऐसे उस प्रकार के सपना आएंगे। उसकी नींद त्रुटक त्रुटक रहेगी, एक बार उठ गई तो बाद में आने में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि उसमें अग्नि प्रधानता है, जागरूकता का स्वभाव है उसका। इसके लिए नींद के प्रायः शिकायत इस प्रकृति वाले को देखने को मिलती है, कफ प्रकृति वाले को कम देखने को मिलती है। उसका कारण, कफ प्रकृति वाले ज्यादातर नींद लेने वाले होते हैं, उसमें प्रधानता कफ की है, इसके लिए उसका शरीर इस तरह का होता है कि वो नींद लेना ज्यादा पसंद करता है। तो ये कफ प्रकृति वाले और पित्त प्रकृति वाले के सपने, नींद और आहार, आहार कफ प्रकृति वाला थोड़ा लेगा, लेकिन पित्त प्रकृति वाला ज्यादा आहार लेगा। वो आहार को पचा भी पाएगा, क्योंकि अग्नि प्रधान शरीर है, अग्नि उसके शरीर में है। तो ये पित्त प्रकृति वाले का आंखें लाल भी रह सकती है, आंखों के रोग भी पित्त प्रकृति वाले को रह सकते हैं, सिर दर्द कभी रह सकता है, क्रोध बहुत आ सकता है। तो ये सभी पित्त प्रकृति वालों के लक्षण होते हैं। उसमें वाणी की प्रधानता होती है, इसके लिए मैंने बताया जो लीडरशिप के लिए जरूरी है वो वाणी उसमें होती है। अच्छी वाणी बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जो दूसरों को खड़ा कर सके, दूसरों को उत्साह दे सके, दूसरों से काम करवाए, वो वाणी जरूरी होती है, वो पित्त प्रकृति वाले के पास होती है। मधुर वाणी, मंद वाणी, ऐसी कफ प्रकृति वालों के पास ऐसी वाणी होती है। तो ये दोनों में बहुत फर्क होता है। इसके लिए संगठन के लिए जरूरी होता है पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति, क्योंकि पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में ये क्वालिटीज होती है। इसके लिए पहले के समय में
जब ऐसा कोई भी काम होता था तो प्रकृति देखी जाती थी और उसके बाद मानस प्रकृति देखी जाती थी। उसकी बात हम अगले सेशन में करने वाले हैं। तो ये आप उसको जान सकते हैं, कफ प्रकृति वाले और पित्त प्रकृति वाले। अंतिम में आज ले लेता हूं। अंतिम है वो वात प्रकृति को नरहा, वात प्रकृति वाला नर। वात का स्वभाव ऐसे चंचल है। 10 वस्तुएं चंचल बताई गई है। उसमें मनो मधुकरो मेधो मानिनी मदनो मरुत मा मदो मरकटो मत्स्यो मकारा दश चंचला। मकार से शुरू होने वाले ये 10 वस्तुएं चंचल है। उसमें क्या बताया है कि मनो, सबसे प्रथम है मन। हमको पता है मन बहुत चंचल है, इसके लिए गीता में भी पूछा है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वायु के साथ मन को ये किया है। तो इसके लिए फिर जवाब में भी दिया है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसमें सबसे प्रथम ये बताया कि वायु का स्वभाव चंचलता है, चंचल वायु है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। इसके लिए वात प्रकृति वालों में प्रधानता किसकी रहेगी? वायु की रहेगी। वायु की रहेगी, इसके लिए उसकी चमड़ी तुरंत फटेगी। जैसी ही ठंड शुरू होगी उसकी चमड़ी रुक्ष हो जाएगी, क्योंकि वात प्रधान व्यक्ति है। फिर वायु प्रकृति वाले को कॉन्स्टिपेशन, गैस के विकार, ये सब रहेगा, क्योंकि वायु की प्रकृति है। इसके लिए शूल मतलब पेन होना, गैस होना, अपचन होना, ये सारी समस्याएं उसको रह सकती है। वात प्रकृति वाले का शरीर दुर्बल होता है, मतलब वात प्रकृति वाले का व्यक्ति का शरीर दुर्बल हो सकता है, अर्थात वो हट्टा कट्टा नहीं होगा लेकिन दुर्बल होगा। सभी दुर्बल व्यक्ति वात प्रकृति वाले नहीं होंगे, लेकिन वात प्रकृति वाले होंगे वो दुर्बल हो सकते हैं, अर्थात उसका शरीर वीक होगा। लेकिन सभी वीक शरीर वाले व्यक्ति वात प्रकृति वाले नहीं होते हैं। केवल एक प्रकृति के कारण शरीर का बंधारण नहीं होता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, और बहुत सारे कार्यों के हिसाब से भी शरीर की निर्मित, शरीर की पुष्टि, शरीर का स्ट्रक्चर और शरीर के रोग, ये सब में बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन वायु प्रकृति वाला रोग प्रायः करके वो कम वजन वाला होगा, और उसमें खास करके वो चंचल होगा। मतलब उसमें कार्यारंभ होगा, कोई भी कार्य को शुरू करेगा, लेकिन वो टिकाना उसके लिए कठिन हो जाएगा। इसके लिए पहले ये सब देखा जाता था, कौन सी प्रकृति विद्यार्थी की है तो उसके उस तरह के कार्य करने को बताए जाते थे। तो ये वात प्रकृति वाला वो ज्यादातर श्रद्धा नहीं टिका पाता है कहीं पर भी। वात प्रकृति वाले बहुत चंचल। आज ऐसा लगा कि आयुर्वेद में मुझे ज्वाइन होना है तो 500 लोग हो गए, ज्यादातर वात प्रकृति वाले। फिर दूसरे दिन लगा कि नहीं, अब आयुर्वेद तो मुझे आएगा नहीं, अब चलो पिक्चर है तो पिक्चर में देख लेता हूँ आज। तो शनिवार को ऐसा संकल्प करेगा कि मैं आयुर्वेद सीख कर रहूंगा, और मंगलवार होते 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 वो कोई पिक्चर में ही चढ़ जाएगा, या 10-15 दिन में ही दूसरा रास्ता बदल देगा। तो इसके लिए उसका स्थिरता नहीं होती है, चंचलता बहुत होती है। आज ये अच्छा लगा, कल दूसरा, परसों तीसरा, फिर तीसरा, इस तरह से वो बदलते जाते, उसमें चंचलता बहुत होती है। इसके लिए वो कहीं पर भी श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, वो लंबा पढ़ नहीं पाते हैं। उस पढ़ने के लिए श्रद्धा, विश्वास, वो सब चाहिए, वो गुण उनमें नहीं होते हैं। वो तुरंत वाले होते हैं कि थोड़ा ये किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर एक दूसरा गुरु किया, उसको भी छोड़ दिया, तीसरा गुरु के पास गए, उसको भी छोड़ दिया। उसका कारण एक जगह पर वो श्रद्धा नहीं रख पाते हैं वात प्रकृति वाले, क्योंकि वो चंचल होते हैं बहुत ही। एक स्थान पर रहे, फिर लगा कि नहीं ये ठीक नहीं, तो दूसरी जगह गए। उस तरह से ये एक वात प्रकृति वाले का ये होता है। सपना उसको विभिन्न प्राणियों के आ सकते हैं, अलग 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 दृश्यों के आ सकते हैं जो चंचल होते हैं। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर, तो उसके स्वप्नों की कोई निश्चितता नहीं होती है। त्रुटक त्रुटक सपने आते हैं, थोड़ी देर वो, थोड़ी देर वो, थोड़ी देर वो, थोड़ी देर वो, संयोजित नहीं होते हैं उसके सपने। उसकी नींद भी बार बार टूट सकती है। वो चिंता वाले ज्यादा होते हैं, चिंताग्रस्त स्वभाव होता है कि कोई भी बात की वो ज्यादा चिंता करते हैं। ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, ऐसी चिंताएं करते रहते हैं। और खास करके उसमें भय होता है।
भयान्वित होते हैं, कहीं ना कहीं उसको डर लगता है, इसके लिए लोगों की फिक्र ज्यादा करते हैं। तो ये वात प्रकृति वाले लोगों की ये टेंडेंसी होती है, ये स्वभाव है, उसके कारण उसके रोग ऐसे होंगे। जैसे अटैक आने वाले व्यक्तियों में या तो वात का दोष होगा या वात प्रकृति वाले लोगों के, क्योंकि वो बिना कारण चिंता करते रहते कि उसको गलत ना लग जाए, उसको गलत ना लग जाए, उसको गलत ना लग जाए, उसको ये कर दे, उसको ये कर दे। और उसके बाद वो नाहक भय सताता रहता है कि वो मुझे ये कर देगा, वो मुझे ये कर देगा, वो मुझे ये कर देगा। ऐसा भय वो वात प्रकृति वालों में ज्यादा होता है। इसके लिए अटैक है या तो फिर कोई भी प्रकार का हाइपरटेंशन है, ये सभी रोग ज्यादातर वात प्रकृति वाले लोगों को देखने को मिलता है। वात प्रकृति वाले लोगों की नींद ऐसे ही कम होती है और उसकी नींद की समस्याएं भी ज्यादा हो सकती है। खास करके वृद्धावस्था में वात प्रधान उम्र होने से वृद्धावस्था में भी इस प्रकार के वात के रोग हो सकते हैं। वात प्रकृति वाले को तो पहले से ऐसे रोग हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति, वात प्रकृति वालों में स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि प्रधानता ओ दोषों की है। इसके लिए उसको ये दोष के कारण विभिन्न रोग हो सकते हैं। तो आप 3 प्रकृति याद रखें। अभी मैंने बताई कफ प्रकृति सबसे पहली, दूसरी प्रकृति पित्त प्रकृति और तीसरी प्रकृति वात प्रकृति। ये तीनों प्रकृति को आप याद रखें। वो प्रकृति का निर्माण कैसे होता है वो हम देखेंगे कि जन्म से कैसे प्रकृति का निर्माण होता है, उसमें क्या क्या खगोलीय घटनाएं उसमें भाग लेती है, किस किस का प्रभाव हमारे पर है। और ये आप जानेंगे आयुर्वेद के ग्रंथों को तो आपको लगेगा कि दूर दूर जो सूर्य है, दूर दूर जो चंद्र है, उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर बहुत नजदीकी जैसा ही है, बहुत बड़ा प्रभाव उसका है। इसके लिए हम नहीं चलते हैं, हमको कोई चलाता है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारी प्रकृति ये कहीं और से निश्चित होता है और हम केवल ना केवल उसके अनुसार चलते जाते हैं, हमको पता नहीं होता है। जिस दिन हम जानते हैं उस दिन हम बहुत कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के लिए कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। और आयुर्वेद में बताया है कि ज्ञान की शुरुआत होती है वो अपने आप को जानने से होती है। इसके लिए जो स्व में रहता है उसको स्वस्थ कहते हैं। परस्थ नहीं है, वो स्वस्थ है। बाकी की जो बातें हैं वो बाहर ले जाती है, इसके लिए वो पर के तरफ ले जाती है, परस्थ है। लेकिन आयुर्वेद में जो सबसे पहले व्याख्या दी है हेल्थी की, उसको स्वस्थ बताया है। अपने में रहने वाला, स्व अर्थात अपना, में आत्मा, और उसमें स्थ अर्थात रहने वाला, तो स्व में रहने वाला उसको स्वस्थ बताया है। तो ये स्वस्थ तब रह सकते हैं जब हमारी प्रकृति का हमको ज्ञान। तो ये 3 प्रकृति के बारे में जाना, और 4 प्रकृति बाकी रही है, उसकी बात हम आगे करेंगे। उस मानस प्रकृति के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि मानस प्रकृति कितने प्रकार की होती है। सभी सात्विक एक प्रकार के सात्विक नहीं होते हैं, सभी राजस लोग एक प्रकार के राजस नहीं होते हैं, सभी तामस लोग एक प्रकार के तामस लोग नहीं होते हैं। उसमें मेंटली उसमें बहुत कुछ फर्क होता है। साइकोलॉजिकली एनालिसिस करके आयुर्वेद के ऋषियों ने ये प्रकृतियों को देखा है, लाखों प्रकृतियों का गहन अभ्यास करके उन्होंने कुछ नियम निकाले हैं और वो नियम हमारे सामने रखे हैं। तो ये आज की बात थी। बहुत लोगों के प्रश्न कल रह गए थे। ये 3 प्रकृति को आप याद रखेंगे, 3 प्रकृति के बारे में चिंतन करेंगे, और सारी प्रकृतियों के बारे में मैं अगली बार बात करने वाला हूँ। ये शरीर की प्रकृति की बात पूरी हो जाए तो मैं मानस प्रकृति के बारे में भी बताने वाला हूँ अगले सेशन में। तो आप मानस शरीर की प्रकृति को पहले जाने, कफ, पित्त और वात 3 मैंने बताई है, और बाकी है और मैं बताऊंगा। ये 3 प्रकृति को हमको आसानी से समझ में आ गई होगी, और मानस प्रकृति का विवरण उसके बाद दिया गया है। तो मैं मानस प्रकृतियों के बारे में भी बताऊंगा कि मानस प्रकृति कौन सी होती है और उसका क्या महत्व होता है। तो अभी किसी को प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी प्रणाम आचार्य जी। जी एक प्रश्न, ये सेशन के बाद मेरा बेटा 11 साल का बेटा पूछे थे, मेरे पास आंसर नहीं है एक्चुअली। जी जी वो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ आचार्य जी। वो जी समदोष जो है हेल्थी कंडीशन है, एक जी स्वस्थ जीवन, स्वस्थ का एक कंडीशन है समदोष।
हाँ। लेकिन वो पूछ रहे थे अगर तीनों दोष जो है इतना बढ़ गया और ऊपर इतना बढ़ने के बाद सब में है, तो वो कंडीशन को क्या बोलते हैं बोल के बोले। तीनों बढ़ गए लेकिन सब में है, तो इसको कैसे समझे? अच्छा, अभी देखिए, अ, अ, एक तो हमारे शरीर का जो बंधारण है वो निश्चित है, बराबर है। ये एक आपको याद रखे कि हमारा बॉडी का बंधारण, उसमें जो खून की मात्रा, उसमें मांस की मात्रा, उसमें मेद की मात्रा, उसमें अस्थि की मात्रा, वो सब इतना है, वो फिक्स है। अब जब कोई एक दोष बढ़ता है तो दूसरा घट ही जाता है। आपने देखा होगा, वो कोई एक बोतल लीजिए, उसमें से थोड़ा पानी डालिए और उसमें बाद में हम पृथ्वी के पत्थर पत्थर डालते जाते हैं, तो पानी का क्या होगा, एक समय में वो बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पृथ्वी का कितने ही डालते जाए तो पृथ्वी भी बढ़ती रही और पानी भी बढ़ता रहा। जैसे ही पृथ्वी का प्रमाण ज्यादा बढ़ा, वो जो प्रबल वस्तु होगी वो दुर्बल को दबाएगी। तो इसके लिए जो हम प्रबल आएगी तो दुर्बल को दबा देगी। तो इसके लिए हमने पृथ्वी की बात डाली, ज्यादा भारी पत्थर वगैरह है तो पानी छलक कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि पानी ऐसा स्वभाव वाला है कि वो तुरंत, तो पानी से पहले हवा आ जाएगी, क्योंकि हवा और बाहर निकलने का स्वभाव रखती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तीनों दोष बढ़ गए हैं और वो समान है, क्योंकि जब एक दोष जब बढ़ेगा तो दूसरे दोष, जो दुर्बल दोष है, उस पर हावी हो जाएगा, तो उसकी जगह रोक लेगा। फिक्स है, एक रूम जैसे फिक्स है, अब उसमें आपको 25 वस्तुएं हैं और 30-40 वस्तुएं आ गई, तो आप ऐसे तो नहीं रख सकते उसको, किसी को तो हटानी पड़ेगी। तो वो जो दुर्बल वस्तुएं होगी उसको हटाकर ये बैठ जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सब दोष बढ़ गए, बराबर, और सब दोष समान है, ऐसा कभी नहीं होगा। उसका कारण है कि वो फिक्स है, मर्यादित हमारा स्ट्रक्चर है, उसी में तीनों दोषों को रहना है, वात को, पित्त को, कफ को। इसके लिए जब एक से मात्रा बढ़ गई तो दूसरे पर उसकी इफेक्ट होती है और दूसरा घट ही जाता है। जी हाँ आचार्य जी, ये जी अभी जो आप वात पित्त कफ का जो लक्षण बोले थे, तो जी। कुछ वात का लक्षण भी है और कुछ मतलब दो दो दोषों का लक्षण भी दिख रहे हैं, तो इसका आ, मतलब एक आदमी दोनों दोषों में हो सकता है। हाँ, ये सा उसकी बात में ये से आगे लेने ही वाला हूँ। वो मिश्र प्रकृति कहते हैं, उसको मिश्र लक्षण कहते हैं, कि कुछ एक में अगले लेने वाला हूँ। इसके लिए अभी इतना बताता हूँ कि दोनों के लक्षण कोई कोई व्यक्ति में मिलते हैं और किसी में तो तीनों के मिलते हैं, तो उस समय उसको द्वंद्वज प्रकृति मानते हैं। अर्थात दोनों, कोई कोई का गुण ये है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलने वाला होता और आलस्य भी होगा उसमें, तो कफ पित्त प्रकृति वाला होगा। बहुत अच्छा बोलता भी होगा, बहुत अच्छा लीडर भी होगा, लेकिन वो आलसी होगा, वो उसको नींद ज्यादा चाहिए, वो अच्छा मोटा गोरा ऐसा होगा, तो उसको कफ पित्त प्रकृति वाला है। कुछ लक्षण कफ के हैं और कुछ उसमें पित्त में, पित्त के लक्षण है। तो पित्त प्रधानता भी उसमें है, कफ प्रधानता भी है, तो उसको दोनों के नियम लागू होंगे यहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति तो द्वंद्वज वाले होते हैं, उनमें उनमें दोनों प्रकृतियों का मिश्रण देखने को हमको मिलता है। इसके लिए ये भी शक्य है कि कोई एक ही प्रकृति वाला व्यक्ति रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। दो प्रकृति का समन्वय भी हो सकता है एक व्यक्ति में, दो से ज्यादा तीन प्रकृति। लेकिन कोई कोई गुण उसमें रहेंगे, वो देखना पड़ेगा कि कौन से गुण उसके कफ प्रकृति के हैं और कौन से गुण उसके पित्त के हैं, बराबर। उसमें भी सब के सब नहीं होंगे, किसी में 2 कफ के होंगे, 4 पित्त के होंगे, किसी में और 2 कफ के होंगे, किसी में प्रमाद है, आलस्य है, वो होगा, किसी में थोड़ा वो गोरा मोटा ऐसा होगा, किसी में स्वभाव का स्थैर्य, शांति, सात्विकता, ये सब कफ प्रकृति वाले के लक्षण होंगे। दूसरी तरफ पित्त प्रकृति के कुछ, और वो जमीन के ऊपर भी प्रभाव होता है। जिस देश में हम जन्म लेते हैं वो देश का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर होता है। इसके लिए पारसी कम्युनिटी को देखिए, वो ज्यादातर कफ प्रकृति वाले मिलेंगे, वो ज्यादातर गोरे नाटे, वो, और ये शांत कम्युनिटी, एकदम शांत, झगड़ा नहीं करने वाली। तो इस तरह के उसके देखिए उसका प्रभाव है, वो जहां से आए, जिस स्थान से, वो स्थान में इस तरह का पहले से ही प्रभाव रहा है। इसके लिए उसका जो बनता गया धीरे धीरे स्वभाव, धीरे धीरे प्रकृति और शरीर पर भी असर करती।
है, वो वातावरण पूरा बना, उसके अनुसार उन्होंने जो देव चूज किया, उन्होंने जो अपने आचार विचार निश्चित किए, तो ये पूरा का पूरा उन्होंने इस तरह का, ये सात्विक प्रकृति जो कफ प्रकृति प्रधान मानती है, इस तरह से आप उदाहरण ले सकते हैं पारसू का। इसके लिए उसकी सबसे कम बस्ती देखने को मिलती है, आपको पता है, क्योंकि पित्त प्रकृति वाला होगा, उष्ण होगा, ज्यादा हीट वाला होगा, तो प्रजा भी बहुत होगी उसकी। मुस्लिम देखिए कितनी कंट्रीज में, बराबर, क्योंकि उसका स्वभाव भी उष्ण है, उसका खान पान भी उष्ण है, उष्ण प्रकृति के है हमेशा, तो इसके कारण उसकी प्रजा भी, उसमें प्रजा भी बहुत होगी उसकी, क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटी में होगी। और यदि व्यक्ति शांत है, स्थिर है, तो प्रजा कम है होगी उसकी, क्वालिटी वाली होगी। तो ये दोनों आप जो आयुर्वेद में बताया, पिंडे तद ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में भी आप अनेक प्रजाओं का जब अभ्यास करेंगे, विभिन्न प्रजाएं बहुत सारी है अलग अलग कंट्रीज में, उसमें भी वो लोगों को तो दूर दूर तक पता नहीं है प्रकृति का कुछ भी, लेकिन तो भी उसके ऊपर यदि वो भौगोलिक स्थिति का प्रभाव देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि आज भी प्रकृति का साइंस है वो आज भी उतना ही लागू है। तो ये आप याद रखें कि वो अलग अलग कम्युनिटीज में भी आप देखिए, भौगोलिक स्थल पर जो लोग रहते हैं उसका असर बहुत सारा प्रकृति पर होता है, और उसके बाद उसकी प्रजा पर भी होता है। तो ये आप याद रखें कि ये तीनों प्रकृति को जितना ज्यादा समझेंगे उतना हमको खगोल शास्त्र, उतना हमको दैशिक शास्त्र बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस भूमि में, भूभाग पर रहने वाले लोगों के स्वभाव कैसे होते हैं। वो भूभाग पर भी बहुत कुछ स्वभाव निर्भर करता है, तो क्योंकि वो आयुर्वेद की प्रकृति का ही एक मनोविज्ञान है, तो ये भी हम उसको बता सकते हैं। कोई राज्य में रहने वाले की कोई विशेष यूनिक, क्योंकि उसका वातावरण, वहाँ की आबोहवा, वहाँ के लोग, ये बहुत प्रभाव करता है कि वो कैसा व्यक्ति है। जी आगे प्रमोद जी। जी जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। आचार्य जी, मेरी बेटी 2.5 साल की है और उसकी हाँ, प्रकृति एक्टिविटी वात जैसी लगती है, वायु जैसी। जी जी। तो उसको अभी प्ले स्कूल में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि जैसे औरों के बच्चों को देखते हैं तो वो 2.5-3 साल के बच्चों को भेज देते हैं, और मेरी गुड़िया की तो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब। अब देखिए, वो निर्णय तो आपको करना है कि उसको किधर का, उसको स्थिरता चाहिए, ये बात निश्चित है। हमने उसका वैदिक प्री स्कूल का एक कंसेप्ट है, वो तो सब जगह नहीं है, नहीं तो वो बहुत सारे प्रकृति को निरीक्षण करके, बहुत सारा अध्ययन करके ये कंसेप्ट गुरुजी के प्रवचनों के आधार पर हमने बनाया है वैदिक प्री स्कूल का। 3 से 5 साल के बच्चों के लिए कौन सी एक्टिविटी करानी चाहिए, क्या क्या उसको सिखाना चाहिए, डेफिनेटली वो तो आपकी वहां पर तो जो साधारण जो प्री स्कूल्स चलती है इस तरह की चलती होगी, लेकिन उसको हाइपर एक्टिव है तो उसको आप हाई एक्सट्रीम लेवल पर बिठाने का कार्य न करें। यदि उसको प्री स्कूल में डालते हैं तो भी उसको एक्टिविटी कराइए। अभी क्या आयुर्वेद का ये नियम है कि जब कोई वस्तु उसके स्वभावगत होती है या तो फिर उसके दोष के रूप में होती है, तब आपको उसको एक्सट्रीम लेवल पर जाकर छोड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसको स्कूल में डालते हैं तो उधर 5 घंटा वो बैठा रहता है, जो उसके स्वभाव में नहीं होता है। तो ये स्वभाव से विरुद्ध कार्य है। इसके लिए आप प्री स्कूल में भी डाले तो 2-3 घंटा उसको बिठाने का अभ्यास करें, लेकिन बाद में उसको प्रवृत्ति करने दे। तो ये बात प्रकृति वाली होगी तो चंचल होगी, उसका शरीर क्रिया मांगेगा और क्रिया हमको देनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये ध्यान रखें कि उसको जोर जबरदस्ती बिठाने का काम न करे, नहीं तो उससे विपरीतता प्रमाद के रूप में फलित होती है, अर्थात वो व्यक्ति आलसी बन जाता है। आज जितने बच्चे हैं 6 से 10 साल की उम्र में, वो ज्यादातर आलसी इसी उम्र से बन जाते हैं, 11-12 साल से नहीं बनते, इसी उम्र से बन जाते। इसके लिए मैं देखता हूँ बहुत युवाओं को इतने आलसी है, काम पड़ा है बहुत कुछ और कुछ करते ही नहीं है, रूम ऐसा पड़ा है, बाकी है सब साफ सफाई, और वो बैठे हैं बातें कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार के आलस्य का, प्रमाद का, वो आया कहाँ से,
6 से 10 साल की उम्र में उसको एक्टिविटी चाहिए थी, लेकिन उसको हमने बिठा दिया बिना समझे, बिना अभ्यास किए कि उसकी प्रकृति क्या मांग रही है। 3 साल की है तो अवश्य ही उसको अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा एक्टिविटी करने दीजिए। भेजना है तो भेजिए, लेकिन 2 से 3 घंटे तक, ज्यादा उसको बिठाना नहीं है, नहीं तो उसको बहुत सारे रोग होंगे। हाइपर एक्टिव व्यक्ति यदि ज्यादा देर तक हम बल करके बिठाते हैं तो उसको और प्रकार के रोग होने की संभावना हो जाती है। आगे। नमस्ते आचार्य जी। मैं 3 आइटम बताऊंगी। इनमें से पाचन शक्ति क्या है, क्यों, विवरण दीजिए। कोई ना कोई अनाज, चावल गेहूं, कोई ना कोई अनाज का रवा, अनाज का आटा, इन तीनों से पाचक शक्ति कैसा है, क्यों? और दूसरा ठीक है, बस एक को पहले में कह दूं, बराबर, और उसके बाद दूसरा, फिर आपका क्रम आएगा तो आप कहेंगे, बराबर। तो एक क्या है, होलसेल में सब हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा माल मेरे पास, दूसरे के पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा जी। तो पहली बात, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। हैदराबाद में मेरा व्याख्यान था आयुर्वेद कॉलेज में, वहां पर पीजी के सब लोग थे। कोई पंचकर्म में पीजी कर रहा था, कोई मतलब द्रव्य गुण में था, कोई काय चिकित्सा में था, कोई शालक्य तंत्र में था, और कोई अलग गायनेक में था, स्त्री रोग विशेषज्ञ में। तो सारे एमडी लोगों को बुलाया था। थोड़ी देर तो मुझे अनकंफर्ट फील हुआ कि मैं इधर बात क्या करूंगा, जैसे स्वस्थ वृत्ति करूंगा, दिन में उठना चाहिए, वो तो मैं बहुत जगह प्रवचनों में बताता हूँ। तो ये लोग तो मैंने पूछा कि मैं किस विषय पर आज बात करूं, क्योंकि आप सभी अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट है और मैं सभी का जैक ऑफ ऑल, बराबर। मैं एक्सपर्ट एक भी वस्तु का नहीं, लेकिन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। तो आप कहे मैं किस के बारे में, तो वहाँ हैदराबाद में वो कॉलेज वाले थे जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया था, उन्होंने बताया आप ये सबके लिए नया लगे ऐसा कुछ बताइए, ये सबके लिए नया हो। तो तब मैंने ये बताया था कि शायद आयुर्वेद का ये एक भाग है जो न्याय दर्शन में आता है। वो विभाग ऐसा है कि पदार्थ की प्रकृति का परमाणु का विभाजन कैसे होता है, और परमाणु का विभाजन होने के बाद वो पचने में हल्का होता है, भारी होता है, किससे निश्चित होता है। तो आपने वो ही प्रश्न आज पूछा कि किस तरह से हम निर्णय, तो आयुर्वेद में बताया गया है कि कोई भी वस्तु जो बनती है वो न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणु से उसकी उत्पत्ति होती है। 2 परमाणु मिलते हैं, द्वेणुक बनता है, 3 द्वेणुक बन के त्रसरेणु बनता है। उसकी पूरी प्रक्रिया में एक दिन बताऊंगा आपको, स्लाइड्स भी उसकी दिखाऊंगा कि किस तरह से परमाणु कैसा होता है, एटम कैसा होता है। और सर्वप्रथम एटम के बारे में वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने बताया है। एटम की खोज कोई वैज्ञानिक, मतलब मॉडर्न वैज्ञानिक ने नहीं की है, लेकिन वो कणाद मुनि ने की है। एटम, उसने सृष्टि का जो एटम होता है उसकी पहली खोज कणाद मुनि ने की, और उससे पूरे की पूरी कैसे बनती है। अब उसमें हम समझेंगे कि जैसे गेहूं है, उसका हमने 2 भाग किया और दलिया बनाया, तो वो पचने में हल्का होता है। उसका कारण है कि गेहूं का दलिया करते वक्त आपने फाइबर्स को निकाला नहीं, उसके ऊपर का जो लेयर होता है उसको आपने निकाल नहीं दिया, जो उसको सपोर्ट करता है पचने में। इसके लिए उसके परमाणु का विभाजन इतना नहीं हुआ, इसके लिए वो पचने में हल्का हो गया, क्योंकि उसको पचाने वाले फाइबर्स भी उसके साथ गए। अब आगे देखते हैं, गेहूं का हमने आटा बना दिया। गेहूं के आटे में हमने देखिए उसमें भी भाखरी का और रोटी का थोड़ा ऐसा कुरकुरा किया, तो उसमें थोड़े तो निकल गए। क्या निकल गए? थोड़े फाइबर्स निकल गए, तो वो थोड़ा भारी हो गया दलिया से। रोटी का किया ग्राइंडिंग, तब हमने क्या किया, एकदम माइक्रो लेवल पर ग्राइंडिंग कर दिया, उसमें और सारे फाइबर्स जो थे वो निकल गए, तो और भारी हो गई रोटी। और उसके बाद मेंदा किया। अब मेहंदे की विधि भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में बताई गई है। लोगों को पता नहीं होता है इसके लिए मेहंदे के बारे में। एक व्यक्ति को मुझे ऐसा लगा, वो नया नया हम साबरमती गुरुकुल में थे तब प्रचार करने के लिए आया, 4 वस्तु जहर है, 5 वस्तु ये है, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो मैंने कहा मेहंदा तो खाना चाहिए।
वो तो अच्छी नहीं 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 बोले, जहर है, पूरा सफेद जहर है। मैंने कहा मेंदा किसने यहाँ पर लाया? अंग्रेज लाए बोले। अंग्रेज के पहले मैंने कहा आपको कुछ पता है, ग्रंथ कुछ पढ़े हो आयुर्वेद का? बोले हाँ, सभी प्रवचन सुने हैं कोई कोई व्यक्ति के। तो कहा नहीं, आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा? तो बता नहीं पाया, इसके लिए मैंने बताया भाव प्रकाश ग्रंथ बताया कि इसमें आप देख लेना मेहंदे बनाने की विधि दी है। तो मेहंदा का कंसेप्ट यहाँ का था, लेकिन वो कभी कभी उपयोग में था, आज विकृत हो गया है वो पूरा। मैं बताता हूँ कि मेहंदे से जलेबी बनाने की विधि भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में दी गई है। तो मेंदा है वो बहुत भारी हो गया। क्यों भारी हो गया? क्योंकि उसको और ग्राइंडिंग किया, तो हमने और सूक्ष्म फॉर्म में मेंदा रखा तो फाइबर सारे निकल गए, तो इसके लिए वो भारी से भारी होता गया। तो इसके लिए जो फॉर्म में हम फाइबर्स के साथ कोई भी वस्तु लेते हैं तो वो हल्की हो जाती, क्योंकि पचाने वाले एंजाइम्स से वो उसके साथ 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 कार्यरत हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद फाइबर्स वो अंदर जाते हैं। इसके लिए फल को सबसे प्रथम आयुर्वेद ने बताया कि फल को काट कर खाना वो सबसे उत्तम है। उसके बाद उसका रस जूस निकालना वो भारी हो जाता है। संतरा ऐसे ही खाओ तो हल्का है, लेकिन जूस निकाल कर पियो तो भारी है, फल से भारी है। इसके लिए टुकड़े टुकड़े करते करते खाना वो हल्का हो जाएगा, चूस कर खाना उससे हल्का हो जाएगा। लेकिन रस निकालेंगे यदि आप, तो उसमें से हम जो निकाल देंगे वो फाइबर्स होंगे, वो उसके बिना हम रस पिएंगे वो भारी हो जाएगा। इसके लिए ये बात है कि परमाणु के विघटन की प्रक्रिया को आप जानेंगे तो वो अच्छी तरह से समझाएंगे कि परमाणु का विश्लेषण जैसे होता है, फाइबर्स को अलग कर देते हैं, तो वो पचने वाली वस्तुएं वो भारी हो जाएगी। और जैसे हम उसके फाइबर्स के साथ उसका सेवन करेंगे तो वो हल्की हो जाएगी। वो हम फलों के रस से भी देख सकते हैं, वो हम आटे में भी दे सकते हैं। इसके लिए आटा जितना आप ठीक रखेंगे, थोड़ा ऐसा कुरकुरा रखेंगे, तो रोटी अच्छी नहीं बन सकती है, थोड़ी वो हार्ड होगी, लेकिन वो पचने में हल्की हो जाएगी। तो ये याद रखें आप जी। आगे के कोई प्रश्न है तो? नहीं तो आप पूछिए। गुरुजी नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये था, जो लास्ट सेशन में आपने बताया था न्याय के तत्व में कि एक अग्नि की प्रधानता होती है और एक चंद्र की प्रधानता होती है। अग्नि सोमात्मकम जगत, ये सूत्र है जी। हाँ, तो एक उष्णवीर्य हो गया, एक शीतवीर्य हो गया। तो अभी मैं थोड़ा आयुर्वेद पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कि ये अनुष्ण के बारे में कुछ पढ़ा था, तो ये क्या होता है? जैसे नींबू और अनार ये अनुष्ण बताया, तो ये किसके अंतर्गत आता है? मतलब ये थोड़ा सा आप बताएंगे। अब देखिए, उसमें दोनों का यदि समरूप हो जिसमें भी, उसको अनुष्णाशीत बताया जाता है। अनुष्णा का अन्वय दोनों जगह है, अनुष्णाशीत, नहीं तो वो उष्ण है, नहीं तो वो शीत है। इस तरह की वस्तुएं कभी कभी बताई जाती है। तो ये दोनों, जैसे सोम और अग्नि है, ये दोनों लगभग कभी कभी दोनों की मात्रा समान हो जाती है किसी पदार्थों में, तो उसको हम सम मानते हैं। नहीं तो बहुत ठंडा है, नहीं तो बहुत गर्म है, या तो फिर उसके ऋतु के अनुसार भी उसका प्रभाव बढ़ता घटता रहता है। लेकिन कॉमन रेशियो जो होता है वो अग्नि और सोम का जिसमें सम प्रमाण में मिले उसको अनुष्णाशीत बताते हैं, या कभी कभी उसको अनुष्ण बता देते हैं कि गर्म नहीं है, बस उतना, मतलब गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। तो इसके लिए दोनों में समान मात्रा में, अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि और सोम तो सभी में है, प्रधानता किस में होगी? तो इसमें दोनों समान होगा, वो अनुष्ण होगा जी। पद्मा जी। आचार्य जी बोलिए बोलिए। मतलब जब आप बताए मुझे समझ में आया कि मेरा प्रकृति वात और पित्त, मतलब कफ और वात का है। हाँ, आप बता दीजिए मुझे। हाँ। लेकिन मेरे को मतलब जैसे आपने जो आज समझाया उसके हिसाब से मुझे ये लगा, बट पर जैसे अगर बात है तो फिर शरीर इतना भारी क्यों है? और किस तरह का? देखिए एक मिनट, मैं समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया। ठीक है, आपका प्रश्न मैं समझ गया।
अब देखिए, ये मैंने बताया, उसको वो निर्णायक मत मानिए आप। दोष का आएगा आगे, आगे मानस प्रकृति आएगी, आगे विकार आएंगे, बहुत कुछ कारण आएंगे आगे, बराबर। नहीं तो आपको मैं जो बताऊंगा ना, वो आपको लगेगा तो ये तो मेरे पर है ये लक्षण। वो गाइनेक का क्लास चल रहा था एमडी का, उसमें मेनोपोज के बारे में ये सिखा रही थी, वो थी वो। और आयुर्वेद का वो वर्ग था, स्त्री रोग विशेषज्ञ का, गायनेक का। और उसमें मेनोपोज आते वक्त क्या क्या समस्या, मतलब कैसे कैसे लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं, वो समझा रही थी माधव निदान के आधार पर। वो 12वीं का कक्षा पास करके सीधा एक लड़का आया था 21 साल की उम्र का, बीएमएस करने को, आयुर्वेद पढ़ने को। उसने पहले ही दिन ये सब पढ़ा कि अच्छा मेनोपोज आते वक्त ये होता है, आंखें भारी होती है, नींद ज्यादा आती है, वो होता है, वो होता है, वो होता है, सब कुछ। तो वो पूरा का पूरा उसने लिख लिया। लिख कर सोचा, उसके बाद उसने हाथ उठाकर पूछा कि मैडम मुझे भी मेनोपोज आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये सारे लक्षण मुझे दिखाई देते हैं। समझ गए ना आप? तो बोले मैं भी मेनोपोज में हूँ, आऊंगा अभी, मुझे ऐसे लक्षण दिखाई देते मेरे शरीर में। तो उन्होंने बताया कि मेनोपोज आते हैं उसके लक्षण होते हैं, जिसके लक्षण होते हैं उसको मेनोपोज आएगा ऐसा जरूरी नहीं होता है। उसके लिए पहले मेंसेस का आना जरूरी होता है, वो आपके यहाँ नहीं आ सकता है। तो हर एक बात आप ऐसा याद रखें। आपको, आप जब तीनों लक्षण पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा ये मेरे सारे मेरा में है। मतलब मैं कहूंगा कि क्रोध आएगा तो भी आप कहेंगे कि ये मेरे में है। मैं कहूंगा कि आप बोलने वाले ज्यादा होंगे तो वो लगेगा वो भी मैं हूँ। मैं कहूंगा कि कभी आपको नींद ज्यादा आएगी तो वो सब में आएगी, क्योंकि सब 8 बजे उठते हैं, तो सब पर लगेगा कि मैं कब प्रकृति वाला हूँ, क्योंकि मैं 8 बजे 9 बजे उठता हूँ, मुझे नींद ज्यादा आती है। तो पहली बात, प्रकृति को जाने, वो पहली बात होती है। वो ऑब्जर्वेशन के बाद जान सकते हैं आप। आज तक यदि ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, क्योंकि हमने शरीर पर कब देखा है पता है आपको? जब हम बीमार हुए ना, तब हमने शरीर पर देखा है। स्वस्थ हो तब हमको लगता है कि तब हम फैक्ट्री का काम करते, तब घर का काम करते, और कुछ नहीं है तो किसी की बातें ही करते हम कि भाई क्या चल रहा है भारत में, और मोदी जी ने क्या किया, और क्रिकेट में कितना स्कोर सचिन ने किया, किन्ने कितने रिकॉर्ड किए, वही लोग सोचते रहते हैं। शरीर के बारे में कब सोचते हैं पता है लोगों के? मेरे पास तो कोई व्यक्ति का ऐसा फोन नहीं आया कि मैं स्वस्थ हूँ, अब मुझे क्या करना है, मैं बीमार हूँ, ऐसा एक फोन नहीं आता। हर एक व्यक्ति का फोन क्यों आता है पता है? जब फोन आता है तो वो आता है कि मेरा हृदय में तकलीफ हो गई है, मेरे पैर में तकलीफ हुई, मेरे इधर घुटने दुख रहे हैं, वो कर रहे हैं वो। तो मैंने कहा कि ये पहले पता नहीं था, ये बात की उम्र आएगी। वो नहीं, पहले तो ध्यान नहीं देते थे, धंधे में थे, अब दुख इतना दुख लग गया तो हम फोन करते हैं। ये अच्छी बात है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं। लेकिन पहली बात है, शरीर को ऑब्जर्व करिए, सीधा निर्णय मत करिए कि मेरी प्रकृति ये है। आप थोड़े थोड़े दिनों तक, 7 दिन तक कम से कम अपने शरीर को ऑब्जर्व करिए कि मुझे भूख कैसी लगती है। भूख जब लगती है तब मैं खाए बिना रह पाता हूँ या नहीं रह पाता हूँ, ये आप ऑब्जर्व करिए। इससे आपकी प्रकृति निश्चित होगी। नींद आती है तो कब मुझे नींद आ जाती है, कब किस अवस्था में मुझे नींद नहीं आती है? जब मैं किसी से डर जाता हूं तो नींद नहीं आती है या मुझे आती है? नींद कब मेरी खुलती है? नींद खुलने के बाद मुझे सपने आते हैं नहीं आते हैं? मैं थकान अनुभव करता हूँ नहीं करता हूँ? मुझे क्या सीखना अच्छा लगता है? मैं किस लोगों से प्रभावित होता हूँ या प्रभावित होती हूँ? मेरा स्वभाव कैसा है कि मैं देना अच्छा लगता है, मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, या मुझे संकुचितता कहीं कहीं लगती है, मुझे ईर्ष्या कब आती है? ये सारी डिटेल आप 7 दिन तक अपने आप में देखेंगे, तब आपको लगेगा कि बाद में आपकी प्रकृति निश्चित होगी। मैं अभी तो स्थूल बता रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं जब मानस प्रकृति लेकर सूक्ष्म बताऊंगा तो आपको शरीर का जितना ज्यादा ज्ञान होगा आपने, उतनी शक्यता ज्यादा है आपको स्वस्थ रहने की। जो आपकी प्रकृति जान पाएंगे, और प्रकृति जान पाए तो आपका आहार आप जान पाएंगे। आहार उस तरह से आप करेंगे तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसके लिए अभी कुछ निर्णय मत करिए। मैंने थोड़ी देर बात आधे घंटे की, वो केवल आपको एक हिंट देने के लिए है, आपको एक मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके अनुसार आप रोज लिखिए कि आपके अंदर क्या ऐसा है कि जो
आयुर्वेद में किस प्रकृति का लक्षण बताया है। हो सकता है मैं उसके चार्ट बना कर दूं आपको, कफ प्रकृति का, पित्त प्रकृति का, बात आपको केवल टिक करना है कि ऐसा हो रहा है मुझे ऐसा। ऐसी अभी एक प्रश्नोत्तरी हम तैयार कर रहे हैं, उसमें प्रायः 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न को आपको जवाब देना है कि आपको इस अवस्था में क्या लगता है। बराबर, आयुर्वेद में कुछ कुछ परीक्षाएं बताई है, बराबर है। जैसे होता है ना, चाणक्य ने भी ऐसी परीक्षाएं व्यवहार में बताई है। कभी चाणक्य का विषय लेंगे तो बताएंगे, वो बताते हैं कि सूर परीक्षा रणांगणे, मित्र परीक्षा संघर्षे भवति, अभावे स्त्री परीक्षा भवति। मतलब जब घर पे सुख हो, बहुत कुछ सुविधा हो, तब तो हर एक स्त्री कहती है कि मैं अच्छी हूँ, मैं कैसे भी चलाती। लेकिन जब घर पे कुछ भी न हो और स्त्री फरियाद न करे तो वो आदर्श स्त्री है। कि घर पे कुछ नहीं है, इतनी तकलीफें है, तो भी वो हंसते हंसते मैनेज करती है, तो आदर्श स्त्री है। उसकी परीक्षा कहाँ है? जब अभाव है, जब वस्तुएं नहीं है तब। शूरवीर ऐसा कहता हो कि मैं तो लड़ सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, इतना मैं बहादुर हूँ, ओ हूँ। लेकिन उसकी परीक्षा कहाँ है? घर पे नहीं होगी कभी भी, उसकी परीक्षा रणांगण में होगी। जब कोई शत्रु आएगा, वो युद्ध के लिए जाएगा, तो रणांगणे इसकी परीक्षा होगी शूरवीर की। उस तरह से मित्र की परीक्षा कब होगी? जब हमारे पर कोई आपत्ति आएगी, बराबर। बाकी तो सब लोग मित्र, कोई ताली के मित्र होते हैं, ताली बजाते हैं एक दूसरे को, तो ताली मित्र होते हैं। कोई थाली मित्र होते हैं, भोजन के लिए साथ में हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार हो जाते हैं पार्टी के लिए, बराबर। तो कोई होते हैं थाली मित्र, कोई होते हैं ताली मित्र, कोई होते हैं वो पाली मित्र होते हैं। मतलब जो शिफ्ट होती है, एक शिफ्ट मतलब 8-8 घंटे की, और एक फैक्ट्री में तो वो एक पाली में काम करते हैं, तो वो भी एक मित्र हो जाते हैं। लेकिन सही मित्र कौन है? जो आपत्ति में अपने हेल्प करता है। तो उसी तरह से हमको भी ये देखना है कि हमारी प्रकृति कौन सी है, आपातकाल में हमारा कैसा शरीर में रिस्पॉन्स आता है, कौन सी दवाई मुझे अच्छी लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है, ठंडी। तो ऐसे जब 7 दिन तक आप करेंगे, 10 दिन तक करेंगे, तब ज्यादा आपको प्रकृति पता चलेगी। हम उसके एक शिविर भी लेते हैं, 30 प्रश्नों भी उसमें बनाए हैं, जल्द आपको उपलब्ध करवाएंगे, तो आप प्रकृति को जान पाएंगे। उसकी एक शिविर होती है, हो सकता है हम न करें तो ऑनलाइन तो हम आपको सिखाएंगे। जी आगे। मोहित जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। मेरा प्रश्न नेत्रों को लेके है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे बच्चों को आंखों में चश्मा ना चढ़े, तो काजल लगाने के अलावा क्या कर सकते हैं? हमें किसी ने भी बताया कि जो रुई की जो बाती होती है, उसे शुद्ध देसी गाय में भिगो के उसकी लौ को शुद्ध कांसे की कटोरी में इकट्ठा करना चाहिए और फिर आंखों में लगाना चाहिए। नहीं, आप मतलब अंजन आप बनाने का प्रयत्न न करें। ये विधि है, लेकिन उसमें मॉइस्चर आता है तो फंगस लगती है, और आंखों में फंगस एक बार लगी तो तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए आयुर्वेद में कर्माभ्यास बताया गया है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु आप घर पर मसाज तेल बनाइए और वस्तुएं बनाइए, लेकिन बात जब आंख की होती है, और आयुर्वेद में आपको पता है कि कभी भी द्रव्य बनाते वक्त कितनी सावधानियां रखनी चाहिए, कल्पना बनाते वक्त, और उसकी परीक्षाएं है, ठीक से अंजन बना है कि नहीं बना है, उसकी परीक्षा आपके पास नहीं होती है। तो उसकी परीक्षा जब आपके पास नहीं है और आप यदि बनाएंगे, तो क्या होगा, उसमें जो गलतियां रह जाएगी वो आपको पता नहीं चलेगी, और वही अंजन आप बालकों में डाल देंगे। हो सकता है, और आयुर्वेद में बताया, यदि फंगस होगी अंजन में, थोड़ी भी रह गई, इसके लिए हम प्रायः सबको बताते हैं। अभी थोड़े दिन के पहले फोन आया था कि हमारे पास वाले अंजन बनाते हैं, तो हम ले ले उससे। मैंने कहा वो अंजन के बारे में जानते हैं? बोले हाँ हाँ, कहीं से तो पढ़कर मतलब कहीं पुस्तक पढ़ ली है और व्हाट्सएप से देख लिया है तो बनाते हैं। मैंने कहा कि ऐसी गलती आंखों के लिए कम से कम न करें। दूसरा वस्तु उससे लीजिए, उसको मसाज तेल बनाते हैं और खुद बाहर लगाने की दवाई बनाते हैं तो लीजिए। बात यदि आंखों की है, तो आंख की बहुत सेंसिटिव है, पता है आपको भी। म्यूकरमाइकोसिस हुआ तो कैसी फटाफट वो फैल गया। तो आंखों में कोई गलती करता है ना, तो उसको सुधारने की ताकत हमारे में भी नहीं होती है। उसको बाकी के अंगों को सुधारा जा सकता है उसकी हिस्ट्री देखकर, और मैंने अनुभव किए हैं। मुंबई की बात मैं कर रहा हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा,
लेकिन बहुत कंपनियों ने तीक्ष्ण अंजन दिए थे। पित्त प्रकृति वाले को वो अंजन नहीं डालने, वो अंजन मतलब ड्रॉप्स उसमें प्याज वगैरह डालकर तीक्ष्ण बताए हैं। वो सबसे स्पीड से फायदा करता है कफ प्रकृति वाले को, लेकिन पित्त प्रकृति वालों ने जलन में डाल दिया तो आंख तक जा सकती है उसकी। अब बहुत फेमस कंपनी है, उसके ड्रॉप्स जो मुंबई में डाले उन्होंने, और पित्त प्रकृति थी, भयंकर जलन उड़ गई, रात को नींद ना आए। तो हमारे जो एक मनीष भाई है वहां पर, उन्होंने फोन किया और ऐसी ऐसी मैंने औषधियां बता दी कि आप इस तरह से करो। मुझे पता चल गया कि वो जो था ड्रॉप्स वो कफ प्रकृति तीक्ष्ण था और वो इसने जलन में ही डाल दिया। तो इसके लिए आंख की बात है तब आप बहुत ध्यान रखें, घर पे अंजन न बनाए, वो विधि आज नहीं है। या तो बहुत कुछ सीख कर बनाए कि जब वो अंजन बिगड़ जाता है उसका क्या लक्षण है, तो ये लक्षण है, और इस समय नहीं अंजन करना है, और पहले सीख लीजिए बनाना। शिविरें होती है हमारे यहाँ भी सिखाते हैं, और भी लोग सिखाते होंगे, लेकिन सीधा पुस्तक पढ़कर न करे, उससे बहुत कुछ रह जाता है। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति का अंजन लेकर न डाले। बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन उसमें आंख की जब बात है, दूसरा सीखिए, उससे लीजिए, साबुन लीजिए उसको सस्टेन करने के लिए, मंजन लीजिए उसका, वो तकलीफ नहीं है। वो कुछ गलती होगी तो हम उसको मार्गदर्शन देंगे आपको कि आप इस तरह से नहीं, उसमें आपको कोई भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन आंख की समस्या बहुत भारी पड़ सकती है, खास करके बच्चों को। इसके लिए जब बच्चों की बात आए तो आप अंजन अच्छे से अच्छा उपयोग करिए। कोई अच्छी मतलब अभी कोई वैद्य बनाता हो अच्छा, तो उसे अंजन बनवा कर उसका आप ये कराइए। दूसरा, उसको आंखों के लिए जो आहार विहार बताए वो बिना जाने कोई भी वस्तु आंख में न डाले। मतलब कोई ड्रॉप्स आ गया और वो डाल दिया, ऐसा न करे। कोई प्रामाणिक व्यक्ति आपको पता है कि ये वैद्य है, इसको बनाने का बहुत अनुभव है, तो आप उसको उपयोग करें, क्योंकि आंख की बात है। तो इसके लिए हमको आंखों के बारे में बहुत कुछ मतलब गंभीरता रखनी चाहिए। आंखों के ऊपर हमारे गुरुवर्य का वर्षों से काम था। इसके लिए आंखों के ऊपर मुझे पता है कि कितने प्रकार के नेत्र रोग हो सकते हैं, और वो हो गया तो बच्चों को परेशानी हो सकती है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अंजन आप घर पे बनाया हुआ अंजन की स्थिति अभी ये नहीं है कि ऐसे एक्सपर्ट आप मतलब नहीं होंगे कि वो बनाकर उसकी देखा जाता है कि वो पूरा बना है, पूरा का पूरा उसका बाष्पीभवन हो गया है, वो लग रहा है। बहुत सारी परीक्षा है, तो वो एक बार आप देख लीजिए। आगे के प्रश्न। हाँ, सुनील नमस्ते गुरुजी। हाँ, जी। नमस्ते। मुझे ये पूछना था कि हमारी जो लाइफस्टाइल रहती है, मतलब हम जैसे सामान्य लोगों की मतलब दिनचर्या और ऋतुचर्या, वो आयुर्वेद के हिसाब से प्रॉपर नहीं होती है, और हमारा जो आहार है वो भी प्रॉपर नहीं होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है जैसे आयुर्वेद में बताया जाता है। तो फिर जब हम बीमार होते हैं तभी आयुर्वेदिक औषधियाँ मतलब हमारे लिए कितना इफेक्टिव होती है, स्पेशली जब मतलब बुखार वगैरह आया, कि बच्चों को आया बुखार वगैरह, तो तब हम उनको मतलब आयुर्वेद से शुरू करते, लेकिन 2-3 दिन तक भी बुखार नहीं उतरता है, तो फिर एक जात का मतलब टेंशन आ जाता है मन में, फिर एलोपैथी में जाना ही पड़ता है। तो तब वो दिमाग में आ जाता है कि अगर ज्यादा बुखार चढ़ गया तो फिर वो दिमाग में चढ़ जाता है, ये होता है वो होता है, तो वो सोच के फिर हम आयुर्वेद को छोड़ के फिर एलोपैथी पे जाते हैं। तो मतलब वो कितना इफेक्टिव रहता है, और बुखार आने के टाइम मतलब हमारे शरीर में क्या होता है, मतलब क्यों आता है बुखार, उनका अगर थोड़ा जानकारी मिलेगा तो क्या वो टाइम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रह सकता है। हाँ हाँ, ठीक है। आप कृष्णा जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक है। पहली बात तो ये समझ ले कि बुखार के बारे में तो हमको एक अलग से ही एक वर्ग लेना पड़ेगा, ज्वर के बारे में, जो हम रोगों के बारे में लेने वाले हैं। क्योंकि जन्म के समय पर भी बुखार होता है, मृत्यु के समय पर भी हो सकता है, होता है बुखार। बुखार हमारे जीवन से जुड़ा है एक। तो इसके लिए आयुर्वेद में सबसे पहली, अभी दिनचर्या ऋतुचर्या का हमको इतना ज्ञान नहीं होता है, होने पर भी बहुत कुछ वस्तुएं हमको ऐसी नहीं मिल पाती है जो हम उसका यथा योग्य सेवन कर सके। सुख धान्य लीजिए, समिधान्य लीजिए, तो इसके लिए शरीर को तो कुछ कुछ हानि होती है। उसका असर हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर होता है, और उसका असर आगंतुक रोग पर होता है। इसके लिए वो आ जाता है। उसके बाद जो औषधियां होती है वो भी रसगुण उसकी वीर्य विपाक वाली नहीं होती है। इसके लिए वो औषधियां
इतना कार्य नहीं कर सकती है कभी कभी। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि तो भी जितनी भी पद्धतियां है आज विश्व में, बराबर, तो उसमें बुखार के लिए कोई शास्त्रीय पद्धति से उतारने की विधि है तो वो आयुर्वेद में है। टेम्परेचर कम आप एलोपैथी से कर सकते हैं, ये आप विवेक रखिए। बुखार उतारने की दवाई एलोपैथी में कम होती है, बहुत कम है। टेम्परेचर कम करने की दवाई है। बुखार उतारना, ज्वर की चिकित्सा वो बिल्कुल अलग बात है, और टेम्परेचर को कम कर देना वो बिल्कुल अलग बात है, बराबर। वो सीधा का सीधा एक वार होता है, मतलब एक ध्वंस है। जैसे आपको बुखार उतारना है, टेम्परेचर उतारना है, तो ऐसा किया तो उतर जाएगा, तो वो एक हो गया। और दूसरा, बुखार उतरना अर्थात पूरा का पूरा शरीर को साम अवस्था से निराम अवस्था तक ले जाना, अर्थात आम को पचाना, आम के पचाने के बाद उसको जो पसीना आता है वो पसीने का निकलना, वो पसीने के द्वारा जो टॉक्सिन है वो निकल जाना, शरीर का हल्का हो जाना, मल मूत्र का मतलब विसर्जन हो जाना, और उसके बाद की अवस्था है वो बुखार का उतर जाना होता है। आयुर्वेद में 4 स्टेप बताए हैं, सबको याद रखने हैं। बुखार आए तो क्या करें, तो इसके लिए श्लोक बताया है सारांतर में कि ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम। ज्वर किसी भी जगह पर आपको बुखार आ जाए, पहला काम ये करना है कि आपको उपवास करना है। तो ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम, लंघन करना है ज्वरादो, ज्वर के आदि में। मध्य ज्वरे तो पाचन, बीच में बुखार आ गया तो उसमें पाचन की व्यवस्था, पाचक हो ऐसी औषधियां लेनी है, जैसे काली मिर्च है, सूंठी है, तुलसी है, ये पाचक औषधियों का सेवन करना है। मध्य ज्वरे तो पाचनम, ज्वरांते भेषजम दद्यात्। ज्वर के उतारने की दवाई कब होती है, तो वो भी बुखार जब एक पहुंच जाता है तुरंत, तो महासुदर्शन वगैरह औषधियां ली जाती है, तो बुखार को उतारती है। और ज्वरांते विरेचन, मुक्त ज्वरे विरेचन, ज्वर उतर गया उसके बाद उसको विरेचन नहीं कराया आपने, यदि मतलब पेट को साफ नहीं कराया, तो वही अंश उसके रह जाते हैं, बुखार वापस आ जाता है। तो ये एक शास्त्रीय पद्धति की वर्ल्ड में पहली बार आयुर्वेद ने ज्वर की चिकित्सा बताई। और यदि बुखार ठीक से नहीं उतारा जाए तो बहुत सारे रोग बुखार के कारण होते हैं। बुखार ठीक से नहीं उतारा जाए तो अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके बाद अलग अलग रोग होंगे बुखार को दबाने से। इसके लिए यदि बहुत आपको जरूरी लगे, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, उसके लिए भी आनी होती है, ये भी आप याद रखें कि बहुत बुखार बढ़ गया, टेम्परेचर शरीर का बढ़ गया, तो शरीर की कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा, खास करके बालकों में। तो वो एक मस्तिष्क के ऊपर उसका लोड रहता है, वो लोड न रहे इसके लिए विवेक बुद्धि का उपयोग करके हमको कुछ ऐसी दवाई आप दे सकते हैं एकाध एलोपैथी की, वो एक डोज में या तो बहुत कम डोज में वो हो गया कि एक नियंत्रण में आ जाता है टेम्परेचर। उसके बाद आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां बुखार को उतारने की बताई है, और आज तक हमने दी है, अनेक सैकड़ों हजारों लोगों को दी है, और उसका हमने अनुभव किया है कि इसके बावजूद भी आज आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या न होने के बावजूद भी आयुर्वेदिक औषधों में आज इतनी ताकत है। यदि वो योग से बनाया जाए, व्यवस्थित औषधि का निर्माण किया जाए, तो जटिल से जटिल रोगों में आज सबसे स्पीड से आयुर्वेदिक दवाई रिजल्ट देती है, आज भी देती है। तो ये आप उसके ऊपर विश्वास रखिए कि हम कभी भी, बात रही मेरी, तो मैंने कभी भी एलोपैथिक दवाई लगभग जीवन में 2 बार ली है, वो ऐसी सिचुएशन हुई थी इसके लिए मुझे लेनी पड़ी थी। बाकी कितनी भी बुखार के समय पर मैंने तो नहीं ली है, और रिस्क में मैं अपने पर तो पूरा लेता हूँ, लेकिन कभी भी विद्यार्थियों को होता है तो मैं ऐसे ही देता हूँ, लेकिन वो कभी जरूरत पड़ती है। लेकिन पहले से आपने बुखार आया उसी समय से ध्यान रखा आपने आहार में, उसके बार बार उसको देने की जो औषधियां है, पानी कैसा देना है, उसको कैसा आहार विहार कराना है, तो मेरे हिसाब से लगभग उसको कोई तकलीफ नहीं होगी जी। तो बुखार के लिए और एक हम सेशन लेंगे, इतना पर्याप्त नहीं है मुझे पता है। बुखार के लिए कुछ औषधि आप रखिए, जैसे सहदेवी है,
सहदेवी आपके पास होनी चाहिए। सहदेवी का मूल यहाँ सिर पर बांध दीजिए, टेम्परेचर कम हो सकता है तुरंत ही। और सारी वस्तुएं ऐसी है जो टेम्परेचर कम करने की है। सहदेवी की जड़ को माथे पर बांधने से टेम्परेचर कम हो जाता है। वो एक अनुभव सिद्ध प्रयोग है और आयुर्वेद में उसको प्रभाव चिकित्सा के अंतर्गत लिया गया है। कुछ कुछ मंत्रों से भी चिकित्सा बताई गई जिसका कोई वैद्य आज उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ कुछ मंत्र भी बताए गए हैं। तो एक बार हम उसको देंगे कि कितने कितने उपाय अभी आयुर्वेद में ऐसे हैं जो हमारे तक पहुंचे नहीं है। तो उसको पहुंचे नहीं है तो हम उसका भी अध्ययन करें और उसका भी प्रयोग करें। हमारे पास पहुंचा है एक महासुदर्शन घनवटी, एक गिलोय का बूंद, एक गिलोय की घनवटी और 3-4 वस्तुएं अमृतारिष्ट वगैरह होकर 5-7 वस्तुएं तो बहुत हो गई। इसको छोड़कर आयुर्वेद की कोई दवाई, कोई भी चिकित्सा, कोई भी पद्धति हमारे तक नहीं पहुंचा है। इसके लिए हमको लगता है कि एलोपैथी के पास जाना पड़ता है। वास्तव में हम आयुर्वेद हमारे पास मिनिमम 50% पहुंच जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रोग बहुत आसानी से ठीक कर पाते हैं। तो ये एक हम उसके ऊपर लेंगे कि आप बुखार में क्या क्या आपके घर पे होना चाहिए, और जब भी किसी को बुखार आए तो आपके घर का वातावरण कैसा होना चाहिए बुखार के समय पर, और बुखार के समय पर धूप अवश्य करना होता है। ये सभी बातें मैं एक सेशन में समझाऊंगा, बुखार के सेशन। जी आगे। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलिए। आपने नमस्ते। कल बताया था गेहूं, ज्वार और बाजरा तीनों की अलग अलग प्रकृति बताई थी आपने। तो हाँ। आजकल जो चल रहा है मल्टीग्रेन आटा जो लेते हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मल्टीग्रेन आटा? नहीं, मतलब 2-3 धान्य से ज्यादा धान्य का आप संयोग करेंगे तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसको स्वतंत्र खाना ठीक है। मल्टीग्रेन मतलब उसमें बहुत सारे तत्व आ जाए, इसके लिए मल्टीग्रेन का उपयोग करते हैं, वो ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं है हमारे से या हमको विरोध नहीं, वो खाना चाहिए। लेकिन जो आपको जैसे कॉन्स्टिपेशन की आपको तकलीफ है तो आप जव का उपयोग करें। आपको डायबिटीज की तकलीफ है तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा जव, तो जव का उपयोग तब करें। कभी आप चावल का उपयोग करें, कभी आप मल्टीग्रेन क्या करें। तो मल्टीग्रेन एक ही वस्तु ऐसी नहीं है कि मल्टीग्रेन मतलब मल्टीग्रेन में सभी 50-50 ग्राम ले लिए और सबको पीस दिया तो सब प्रकृति वाले को चलेगा। ये यहाँ मेरी भिन्नता है। मल्टीग्रेन भी उपयोग में आ सकता है, बहुत रोगों में उपयोग आ सकता है, लेकिन जब बात होती है आयुर्वेद की दृष्टि से तो उसको मल्टीग्रेन इस तरह से करते हैं कि मल्टी लोगों के लिए मल्टी मतलब आटा, मल्टीग्रेन आटा। जैसे आपके पास आपको गेहूं का दे दिया, किसी को जौ का दे दिया, किसी को बाजरी का बताया, फिर ऋतु बदल गई तो अलग अलग बता दिए। फिर इस तरह से आप मल्टीग्रेन ले सकते हैं, समझ गए ना आप। एक साथ मल्टीग्रेन ले तो आपको सुविधा है इसके लिए ले, वो बात अलग है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से रोग के अनुसार, प्रकृति के अनुसार धान्य लेना वो बहुत अच्छा रहता है। जी दीपेन जी। हाँ गुरु जी, जैसे आचार्य चाणक्य ने भी बताया कि धर्मस्य मूलम अर्थ, तो अर्थशास्त्र को आयुर्वेद से कोई लिंक है? और अर्थशास्त्र पे अगर आप भी मतलब अलग से कोई लेक्चर सीरीज रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो हाँ, अब देखिए आपने अच्छा प्रश्न, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आयुर्वेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए सबसे उत्तम साधन आयुर्वेद बताया गया है। ऋषि मुनियों ने बताया है कि ये चारों का साधन आपको करना है तो आपको आयुर्वेद सीखना ही पड़ेगा। आप आयुर्वेद के बिना इसका कोई उपाय ही नहीं है चारों चार पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहला आयुर्वेद धर्मार्थ कहा गया है। धर्मार्थम नापि कामार्थम आयुर्वेदो महर्षि। आयुर्वेद की उत्पत्ति धर्मार्थ हुई, इसके लिए आयुर्वेद की चिकित्सा में क्या होता है, सबसे प्रथम मुख्य रखा है धर्म को। इसके लिए आयुर्वेद के वैद्य के पास एक क्वालिटी की अपेक्षा है, और मैं कहता हूं कि वो डॉक्टर मुझे न कहे कोई व्यक्ति, वैद्य कहे, आचार्य जी कहे, वो मुझे अच्छा लगता है। कोई कोई आता है डॉक्टर साहब ये करो, तो वो एक होता है। वो सभी वैद्यों को मैं कहता हूँ कि वैद्य शब्द की एक गरिमा है।
आचार्य को तो मैं दूसरे पार्ट में ऊपर हूँ इसके लिए। बाकी जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वैद्य शब्द की एक गरिमा है। उसका कारण है कि वैद्य शब्द में शुचिता है, वैद्य शब्द में एक भाव है, वैद्य शब्द एक धर्मार्थ का बोधक है। वो कभी भी अपने स्टैंड से स्तर से नीचे नहीं जा सकता है, वो एक स्तर है उसका। तो आयुर्वेद में इसका बताया है कि धर्मार्थ आयुर्वेद है। अब दूसरी बात, जीवन से हम अर्थ की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। पैसे के बिना तो कोई जगत नहीं चलेगा, अर्थ के बिना नहीं चलेगा। आयुर्वेद में बताया गया है कि कोई कोई रोगों का संबंध और स्वास्थ्य का संबंध अर्थशास्त्र से है। जैसे कोई कोई आहार विहार और दिनचर्या भी हमारी अर्थशास्त्र के अनुसार हो जाती है। जैसे पहले के भारत में हम देखते थे तो आवास और धंधे का स्थल नजदीक नजदीक था, मतलब अब जहाँ काम करते थे वहीं हम रहते थे, प्रायः बहुत दूर नहीं रहते थे। लेकिन आज एक जगह काम है और प्रायः 2 घंटे की दूरी पर, 1 घंटे की दूरी पर हमारा स्थान है रहने का। तो बहुत सारे रोग ऐसे भी हो सकते हैं। जीवनचर्या में परिवर्तन हो जाता है, बहुत कुछ मर्यादाएं हो जाती है। घर से दूर हो जाने के बाद बहुत कुछ हम खाना खा नहीं सकते, गरम गरम कुछ, तो डब्बे की सिस्टम आ गई। डब्बे की सिस्टम आ गई तो वासी हो गया वो अन्न। और डब्बे की सिस्टम आई कहाँ से? पहले डब्बे को पाथे ही कहा जाता था, पता है आपको? और वो जब हम बाहर प्रवास में जाते थे, कभी कभी यात्रा में जाते थे, तब उसको लिया जाता था टिफिन डब्बा, तो उसको कहते थे पाथे ही। वो प्रवास में यात्रा में जाते तब ले जाते थे। आज रोज हम 6 बजे, मुंबई वाले लोग रोज 6 बजे डब्बा लेकर जाते हैं और 12 बजे भोजन करते हैं, 1 बजे भोजन करते हैं, 6 बजे बनाते हैं सुबह में या 7 बजे बना हुआ। तो अर्थशास्त्र ऐसा हो गया, तो आहार ऐसा हो गया, अब इसके लिए रोग भी बढ़ा। तो आयुर्वेद में अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका बताई गई है कि अर्थशास्त्र का आदर्श होना, उद्योगों का कैसा होना। इसके लिए हम गुरुकुल के विद्यार्थियों को भी अर्थशास्त्र सिखाते हैं कि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और यदि हमको आयुर्वेद का पालन करना है तो अर्थशास्त्र को भी उतना ही ध्यान में रखना है, क्योंकि वो व्यवहार है, उससे व्यवहार भी सीखा जा सकता है। इसके लिए हम एक वर्ग अर्थशास्त्र का अलग से रखेंगे, जो चाणक्य ने खास करके आयुर्वेद और अर्थशास्त्र को एक साथ साथ बहुत जगह पर बताया है कि अर्थशास्त्र का अपने स्त्री के जीवन में, पुरुष के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में क्या महत्व है। और आयुर्वेद और अर्थशास्त्र ये दोनों को मौलिक सिद्धांत है, तो उसकी कभी हम बात करेंगे। लेकिन उसके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव है और आयुर्वेद का गाढ़ संबंध अर्थशास्त्र के साथ है। ठीक है, अभी पूरा करते हैं, बाद में हम अगली बार हम लेंगे लगभग मंगलवार। जी आज क्लोज करेंगे जी। मधु जी छोटा क्वेश्चन, मधु जी का कोई एक प्रणाम आचार्य जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है। मेरी बेटी टेनिस खेलती है धूप में कई घंटे। पिछली बार आपने कहा था कि माथे पर कोकोनट ऑयल तेल लगाने से धूप से आराम मिलता है, उसके बारे में पूछना चाह रही थी। और सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, तो उसके बदले में यही तेल लगाएं? हाँ, उसके बदले में आप कोकोनट का तेल लगा सकते हैं, वो अच्छा रहता है बहुत ही। और बच्चों को तो खास करके, कितनी छोटी है ना अभी? तो नहीं, अभी बड़ी है, 27 साल की है, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, वो बहुत घंटे धूप में खेलती है। हाँ, तो खास करके जो ऐसे प्लेयर है, मतलब जिसको धूप में, जिसको बहुत देर तक रहकर खड़ा होना पड़ता है, तो वो खास करके गुलाब जल का 2-3 बार उपयोग करे, उसको छिड़काव करके फिर उसका स्नान करे, कोपरेल के तेल को लगाए, वो लोग अभ्यंग रोज करे। मतलब उसको मसाज करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उससे वात बढ़ जाता है, शरीर अतिशय क्रिया करता है तो वात बढ़ जाता है, इसके लिए मसाज बहुत आवश्यक रहेगा। गुलाब तेल, गुलाब का जो गुलाब जल होता है उसका छिड़काव करे आंखों से लेकर पूरे शरीर में, वो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। और खास करके बाहर जाने के वक्त या बाहर खेलते वक्त तो तेल को लगाना ही है माथे, तो बहुत उसके लिए आसान रहेगा। धूप का प्रायः 50% ही उसको धूप लगेगी माथे से, नहीं तो माथे पर तीव्र किरण आने पर उसका स्वभाव तक चेंज हो जाता है, उसको ज्यादा गर्मी महसूस होती है, तो ये उसको चालू कराए जी। ओके आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मंडे मिल रहे संस्कृत सेशन से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य।